देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई मां की गाली से बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो कि थम नहीं रहा है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस घटना के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जाहिर किया है। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी का दुख छलक आया। उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि जिस बिहार में दुर्गा पूजा और छठ मैया की पूजा संस्कृति है, उस बिहार में एक मां को आखिर गाली क्यों दी गई। पीएम ने मां की गाली को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। बिहार की जनता से अपील की, जहां से भी ये कांग्रेस और आरजेडी के नेता गुजरे, वहां हर गली से आवाज उठनी चाहिए, मां की गाली नहीं सहेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी हलचल भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और ईडी ब्लॉक के साथ और इंडी ब्लॉक के दलों के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। इस यात्रा का समापन भी हो गया, लेकिन राहुल की इस यात्रा के दौरान एक नए विवाद को हवा दी गई, जो अभी तक जारी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। मां तो मां होती है, इसकी उसकी तेरी मेरी नहीं। मां को गाली किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। राहुल के मंच से तो देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई। इस घटना से आहत पीएम मोदी ने इसे सिर्फ मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की मां बहन बेटी का अपमान बताया है। उन्होंने कहा, मेरी मां जो दुनिया में नहीं है, उन्हें कांग्रेस आरजेडी ने गालियां दी। यह देश की हर मां का अपमान है। मां का स्थान भगवान से पहले होता है। मैं गरीब परिवार से हूं और समाज देश की सेवा में लगा हूं। इसमें मेरी मां का आशीर्वाद, मेरी मां की बड़ी भूमिका है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मां को दी गई गाली से दुखी पीएम मोदी ने कहा कि ये बिहार का ही संस्कार है कि देवता से भी ऊपर मां का स्थान होता है। दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बचपन को याद करते हुए बताया कि किस तरह से मां के त्याग, बलिदान और आशीर्वाद से ही उन्होंने खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। बिहार की संस्कृति के खिलाफ मां को गाली दिए जाने को लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा
ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि नामदारों का काम केवल गालियां देना है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर से लगातार दी जा रही अलग अलग गालियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कभी उन्हें गंदी नाली का कीड़ा, जहर वाला सांप, बिहार चुनाव में तू तड़ाक की भाषा और गाली देकर बोलते हैं। मोदी ने बिहार के लोगों से कांग्रेस और आरजेडी का अत्याचार नहीं सहने की अपील की। उन्होंने दुर्गा पूजा और छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस देश में हर 30 त्योहार में मां की पूजा होती हो, उस देश की धरती ने कभी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि की शुरुआत है। इसके बाद छठी मैया की पूजा होगी। इस अपमान की भरपाई हर बेटे की जिम्मेदारी है। कांग्रेस आरजेडी नेता जहां भी जाएं, उनसे जवाब मांगे। हर गली से आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के बाद से ही बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया था। सियासी विरोध के लिए ही सही, व्यक्तिगत हमले की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। फिर यहाँ तो मामला देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत विपक्षी दलों पर हमलावर है। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना क्या उचित है? देश का सवाल है कि गाली से आहत प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर होगा? देश का सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और देश का सवाल है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मांगी? विस्तार से चर्चा करेंगे। पूनम सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। और राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं राज बिहारी जी के पास चलूंगा। राज बिहारी जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक भाषण सुना, क्योंकि पहला दिन नहीं है, काफी दिन हो गए जब कांग्रेस से के मंच से गाली निकल कर आई। इसे लेकर तमाम सारी तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। कल बिहार में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चला और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक कह सकते हैं कि भाषण दिया, जिसमें अपनी मां का जिक्र किया और ये कहा कि जहां से भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता निकले, उन्हें माफ नहीं करिएगा। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को बिहार के लोग चुनाव तक याद रखेंगे, उनको मानेंगे, और क्या उनकी ये अपील चुनाव में तब्दील होगी, वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल रूप से होगी, क्योंकि अगर हम पहले का भी इतिहास देखें कि जब वो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनको लेके जो बातें कही गई थी और उसका गुजरात की जनता में एक व्यापक प्रतिक्रिया होती थी और वो फिर जीत के आते थे। और अगर हम 2014 की बात करें, जब उन्हें नीच कहा गया या चाय वाला कहा गया, तो उसकी बहुत व्यापक प्रतिक्रिया हुई और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2019 में भी यही हुआ। प्रधानमंत्री को जब जब गालियां दी गई हैं, तो उसका एक जनता में एक व्यापक प्रतिक्रिया होती है कि अगर राजनीति में कोई भी किसी भी दल में हो, अगर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या हाल करेंगे लोगों का। तो इस तरह से बड़ी, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री ने एक लंबी लिस्ट गिनवाई थी कि मुझे कितनी बार गालियां दी गई हैं। तो तब उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे 90 से ज़्यादा गालियां दी गई, अब मुझे लगता है 150 ज़्यादा गालियां हो गई होंगी। लेकिन लगातार जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अगर किसी ने गलती भी की थी, अगर कांग्रेस के नेता
या आरजेडी के नेता जो मंच पे थे वो इसका विरोध करते और कहते नहीं जो ये कहा गया है गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है मामला रफा दफा हो जाता है। इसको ज़्यादा गंभीरता से कोई नहीं लेता। लेकिन राहुल गांधी मंच पे हैं, तेजस्वी यादव मंच पे हैं और वहाँ पर किसी ने कोई रोका टोकी नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप सब उस गाली के साथ सहमत हैं। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज अपनी जो एक तरह से अपनी जो वेदना व्यक्त की है उसका लंबे समय तक असर रहेगा। और ये बिहार की जनता नहीं, ये देश की जनता पे भी असर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार ठीक है, बिहार का जो चुनाव है, अभी और भी राज्यों के चुनाव आएंगे, 2026 में तो कई राज्यों में चुनाव होने, इसका भी तब तक भी इसका असर रहेगा। बिल्कुल, तब तक इसका असर रहेगा। मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा क्योंकि प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना दे दें। बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि एनडीए ने, बीजेपी सहित पूरे एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही है। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरे बिहार बंद का आह्वान कर दिया है और महिला मोर्चे को इसकी कमान सौंप दी गई है। प्रियंका जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आपकी राय। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पर मंच पर न राहुल गांधी थे न तेजस्वी थे। इस तरह की जो है अफवाह न फैलाएं यहाँ बैठकर। इस तरह की अफवाह फैलाने के मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आग में घी का काम ना करें यहाँ बैठकर। आपको किसी का पक्ष लेना है, आप बेझिझक लीजिए, पर आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन मत बांटिए। आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मंच पर जो व्यक्ति था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और वो अरेस्ट भी हो चुका है। आप लोग पता क्यों नहीं करते कि वो कौन व्यक्ति था? आप लोग क्यों नहीं ये बताते कि वो कैसे पहुंच गया मंच पर, किस तरीके से उसने गालियां दे दी? पर आप लोग यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आज हमारा समाज पूरी तरीके से इन गालियों की गिरफ्त में आ चुका है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, कोई ऐसी सीरीज मिलेगी आपको जिसमें गाली गलौज नहीं होगी। आप नेटफ्लिक्स में सीरीज देख लीजिए, कोई ऐसी सीरीज मिलेगी आपको जिसमें गाली गलौज नहीं होगी। क्या कर रही है हमारी सरकार? हमारी सरकार बैठी हुई है, चिल्ला रही है कि मेरी माँ को गाली दी। अरे भाई, उसमें गाली गलौज चल रही, किसी की माँ को तो गाली मिल रही ना। इस देश में किसी की भी माँ को गाली नहीं मिलनी चाहिए। माँ बहन की गाली पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए। क्या कर रही है सरकार? गालियों पर डिस्कशन कर रही है। अरे गाली के मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? आप पहले तो खुद को गाली दिलवाएंगे, फिर उसी भावनात्मक मुद्दे पर उसको मुद्दा बनाएंगे और उस पर वोट मांगेंगे। आप पिछले 20 साल के किए गए कामों पर वोट नहीं मांग पा रहे क्योंकि आपको शर्म आ रही। आपको शर्म आ रही है कि आप वोट चुरा कर जीत रहे हैं। आपको शर्म आ रही है कि आप लोगों की माओ को मारकर एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं जो जिंदा बैठी हुई है। आपको शर्म आ रही है कि आपने क्या किया? वहां पर महिलाएं कुपोषित है। लगभग 67% महिलाएं, 58% ऐसी महिलाएं जो एनेमिक है, जिनकी एज 15 साल से लेकर 49 ईयर की है। आपको शर्म नहीं आती कि वहां पर कुपोषण है? वहां पर 5 साल के बच्चे जो कम आयु के हैं 27% कुपोषित है, जिसमें से 8% गंभीर कुपोषित है। वहां पर गरीबी इतनी ज्यादा है कि 94 लाख परिवार पूरी तरीके से 40 रुपए प्रतिदिन की आय पर जी रहे हैं, जिनको घोषणाएं तो बहुत करी, आपने कुछ दिया नहीं उनको। भ्रष्टाचार चरम पर है, लगभग 70,000 करोड़ से भी ज्यादा आप लोग खा गए हैं, जिसके डकार नहीं ले पा रहे। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के विषयों को उठाया जा रहा है। चूंकि 4 तारीख को पूरे बिहार बंद के ऐलान की बात कर दी है पूनम जी की पार्टी ने, तो पूनम जी के पास चलूंगा। पूनम जी, आपने प्रियंका जी को सुना, तमाम तरह की बातों का जिक्र किया। मैं राजबारी जी आ रहा हूँ, बस पूनम जी को एक बार सुन लेते हैं, नहीं तो पूनम जी कहेंगे कि साहब मुझे मौका एक बार मिलना चाहिए। पूनम जी, आपकी राय। देखिए मनोज जी, हमारी जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन बोल रही थी, ये बोल रही कि किसी महिला को गाली नहीं मिलनी चाहिए। तो ये उस समय जो इनके पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा था, मंच से क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया गया कि जो बच्चा गाली दे रहा है मंच पर चढ़ करके उस बच्चे को यहाँ से उतारा जाए और उसके बाद अरे शर्म कीजिए ना, आप भी एक महिला है, कम से कम शर्म कीजिए। एक माँ को गाली घर पे रख के चली आई हैं आप भी किसी बच्चे की माँ होंगी। क्या होता है? ये बेशर्मी, कोई दूसरा बच्चा गाली दे तो आपको बेशर्मी, हमारे अंदर नहीं है ये बेशर्मी।
कि मंच में अनाउंस करें कि गाली हो रही है यहाँ पर। आपके पार्टी अरे के भाई, किसी पागल आदमी ने कुछ बोल दिया तो उसको हटाए नहीं कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये गाली दी है। आप क्या समझाना चाह रही है? देश की जनता और बिहार की जनता देखे इस चैनल के माध्यम से कभी पूछ लिया करिए, महिला है, और जब वो दूसरे विपक्ष की राहुल गांधी जी की माता जी को अनाप शनाप बोल रहे थे, जब ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे थे, जब जर्सी गाय बोल रहे थे, जब एक सांसद को सूर रखा बोल रहे थे, जब गाय पाला बोल रहे थे, जब पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहना रहे थे, आप बताइए कि राहुल गांधी की मां राजनीतिक महिला है। प्रियंका जी एक बार सुन लेते हैं, मुंह में जवान पूनम जी क्या कह रही हैं एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि पूनम जी जो बोल रही हैं वो पता ही नहीं चल पा रहा क्या बोल रही हैं। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। पूनम जी अपनी बात कर दीजिए। राहुल गांधी ये बेशर्मी आपके अंदर होगी, हमारे अंदर नहीं है कि मंच से अनाउंस करें। किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी के मां को गाली नहीं दिया है, बशर्ते हाँ अच्छा, वो जो कार्य जो नहीं ये गाली नहीं होती है, ये आपकी माँ को कोई देगा क्या? नहीं, तो गाली का तो सम्मान है, फूलों का हार है, पहनाइए। आप लगता होगा ये फूलों का हार, हमें नहीं लगता, हमें ये गाली से बदतर लगता है। सोनिया गांधी जी जो काम किया है उसको बैठे पूनम सिंह यहाँ पर, अगर आपके अंदर जरा भी शर्मिंदगी है तो। हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह से अपने मंच पर विपक्ष की जो सांसद थी उनको अपशब्द कहे, उसके लिए माफी मांगी आप क्या बैठकर? पूनम जी आपके अंदर अगर महिला है और जरा भी शर्मिंदगी है तो उनके बिहाफ पे माफी मांगी आप क्या बैठकर? महिला मां नहीं है, वो महिला माफी मांगी पहले तो आप पूनम जी यहाँ बैठकर। राहुल गांधी किसी भी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी भी महिला को, चाहे वो गांव की महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे बिल्कुल पूरी तरीके से एक आम महिला हो, उसको भी आपको कहने का हक नहीं है। बिहार में आकर बताना चाहिए एसआईआर पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसमें नाम उनका कटा हो, वैसे लोगों का नाम कटा। एसआईआर जो फ्लॉप कर गया इनका, पीएम मां बहनों का गाली दिलवाना शायद बिहार की जनता को नहीं जानते हैं। महिलाओं का नाम और मां का सम्मान तो शायद बिहार की जनता बखूबी विधानसभा चुनाव में लेगी। आप चलिए राज बिहारी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज बिहारी जी देखिए मैंने राज बिहारी जी हाँ कर्नाटक में मैंने कर्नाटक के बाद राज बिहारी कुछ कह रहे हैं, एक बार राज बिहारी जी की बात सुन लेते हैं। राज बिहारी जी कुछ कह रहे हैं। मेरे को लेके कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा मैं झूठ बोला। मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी तो मंच पर आरजेडी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मैंने ये तो इतनी कहा मैं राहुल गांधी मंच पे थे। दूसरी बात है कि गाली देने के बाद जिस व्यक्ति ने गाली दी, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने गाली दी एक नाम बता दीजिए किसी नेता का। उसे कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि वो संघ का कार्यकर्ता है। उसका फोटो भी जारी कर दिया गया कि उसको बीजेपी के नेताओं द्वारा गमछा पहनाते हुए फोटो भी जारी कर दिया कि इस व्यक्ति ने गाली दी है। बाद में जिस व्यक्ति का फोटो इस्तेमाल किया गया था उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे फोटो को लेके कांग्रेस के नेता ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं गाली मैंने दी है। तो एक तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति था, उसने कहा मैं तो कभी बिहार गया भी नहीं। मध्य प्रदेश का व्यक्ति था, उसने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक तरफ तो गाली दी गई और दूसरी गाली देने के बाद में ये भी कोशिश की गई कि गाली बीजेपी के आदमी ने दी। इसके बावजूद भी अभी तक कांग्रेस या आरजेडी के किसी भी नेता ने इस पर कोई खेद नहीं जताया है। अरे आप खेद जताओ, मामला खत्म होता। असल में प्रियंका जी का जो कहने का मकसद है और प्रियंका जी की बातों को यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। प्रियंका जी का यह कहना था कि हर चुनाव में एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा पकड़ लिया जाता, लाइन पकड़ ली जाती है। वहाँ पर ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी यादव थे। एक मंच सजा, उस मंच में अचानक से एक लड़का आ गया और वो लड़का आ गया और उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे दी, और वो भी एक दूसरे समुदाय का था। तो प्रियंका जी का ये कहना था कि वो कांग्रेस का था ही नहीं, ना कोई बड़े व्यक्ति का मंच था, ये कांग्रेस के खिलाफ रची गई साजिश है। प्रियंका जी यही कहना चाहती है ना आप? बिल्कुल साजिश ये कहना चाहती हैं राज बिहारी जी? ठीक है, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को खेद व्यक्त कर देना चाहिए भाई जो कुछ किया हो। लेकिन प्रियंका जी ये भी बात सही है। देखिए प्रियंका जी, चाहे वो साजिश हो या कुछ हो, लेकिन तत्काल जब ये मुद्दा आया था उसी वक्त कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये बोल देना चाहिए कि भाई सबकी माँ एक जैसी हैं, किसी की माँ को लेकर इस तरह से नहीं देना चाहिए, और ये बोल भी दिया जाना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, ये साजिश है। लेकिन किसी का भी इस तरह से बयान नहीं आया, ना खेद व्यक्त किया, ना माफी मांगी गई। प्रियंका जी
अरे भाई, विपक्ष की माँ को माँ समझा कभी इन्होंने? जो हम कह रहे सबकी माँ एक होती है। आप बताइए, राहुल गांधी जी की माँ को इन्होंने क्या नहीं कहा? और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, माइक पर कहा, कहीं किसी से छुपा हुआ तो है कि बीजेपी के मंच से भी नहीं कह गया था? वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा। जर्सी गाय किसने कहा? किसने कहा 50 करोड़ की गड़बड़? किसने कहा कि जो है बार बाला? किसने कहा कि जो है जो सूप रखा? ये सब तो प्रधानमंत्री जी के शब्द है ना। जब आप महिलाओं का अपमान करते हैं तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आपका सम्मान किया जाए? और ये आप ये तकलीफ बताइए है कि आपने इन गालियों को लेकर पूनम जी, किया क्या प्रियंका आज जी तक? को ये तकलीफ ये है कि जब देश आपने में- राहुल गांधी की मां को मां नहीं समझा तो फिर अगर किसी ने दे दी तो उनको भी उतनी तकलीफ नहीं थी। आपको तकलीफ नहीं हुई तो कांग्रेस को भी तकलीफ नहीं हो रही। नहीं, दूसरी चीज ये बताइए कि देखिए, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने क्या प्रधानमंत्री जी किया? की माँ गाली और को मुद्दा राहुल बनाया। गांधी जी की माँ में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर है कि वो महिला नहीं है, वो बेचारी स्वर्ग सिधार गई है। राजनीति से उनको ABCD का भी लेना देना नहीं, नहीं है। पूनम लेकिन जी, राहुल गांधी देश के की प्रधानमंत्री माँ- नरेंद्र मोदी ने कहा माँ माँ होती है। सारे बिहार बिल्कुल। की माँ बहनें एक हैं, उनका सम्मान एक है, उनका स्वाभिमान एक है। माँ तो माँ होती है ना। माँ कहते कि गाली तो नहीं दिलाया गया। माँ कहते हैं कि वो जिस नहीं, नाते ये वो बताइए क्या अंतर नहीं, होता है आप माँ में? बताइए ना, जिस नाते अरे भाई, आपके इनसे तो किसी अंतर है, कांग्रेस इनसे के नेता पूरा ऐसे लिखा है कि माँ में क्या अंतर है? नहीं तो प्रधानमंत्री प्रियंका की जी माँ सुन में तो क्या ले कि अंतर पूनम था? जी बोल क्या राहुल रही हैं। गांधी जी की माँ में क्या अंतर था? एक बार प्रधानमंत्री सुन तो लीजिए कि वो बोल क्या रही हैं। कम से कम इतना तो आपको पढ़ा लिखा होगा कि माँ के ऊपर ऐसे लिखे होंगे आपने। क्या होता है माँ का मतलब? जो जन्म देती है वो माँ होती है। नहीं वो आप तो ठीक है माँ प्रियंका जी, एक बार सुन तो लीजिए। पूनम जी बोल क्या रही है समझ ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को कितनी बड़ी बड़ी ये लोग गालियां देते हैं, नेता गाली देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी दुख व्यक्त नहीं किए थे। लेकिन जब माँ की सवाल आती है, माँ की किसी माँ को मंच द्वारा, आप बताइए ना, मंच पर जाकर के वो गाली दे रहा है, वो आपके कार्यक्रम में है, कोई और माँ माँ का नहीं आपको सम्मान बचाने है, वाली इस तरह की बातें कर रही है। आपने आपने ये बताइए, पलायन का जो मुद्दा है वो किसके ऊपर पेश है? कोई माँ अपने जवान बच्चे को चाहती है कि वो उसके राज्य से दूर जाकर कहीं मजदूरी कर जाके, और आपके राज्य में करना पड़ता है, और आप लोग बेशर्मी उठाकर इसको अपनी जो है सफलता मानते हैं। ये पूरी तरीके से इन माओं पर अत्याचार। प्रियंका जी, एक बार पूनम जी को सुन लेते हैं, वो बोल क्या नहीं है समझ ही नहीं आ रहा है। आप भी ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे अगर सुन नहीं पाएंगे। पूनम जी बताइए। सुनेंगे नहीं करे मनोज जी, गाली देने की बात है। इनके नेता प्रधानमंत्री जी को कितनी बार गाली दे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार नहीं कहा हमको गाली क्यों दी गई। वो तो कहते हैं कि हम ये नामदार लोग हैं, हम लोग कामदार हैं। चुनाव में पूरा गाली पे ही पूरा नैरेटिव बना रहा है। चुनाव में क्या आप गाली देकर के वोट लीजिएगा? आप विकास के मुद्दे की बात रखिए ना, आपके पास कोई विकास के मुद्दे आप सुनाइए ना। अच्छा, आप बेटी बता दीजिए कितना विकास हुआ। मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो इनसे पूछ लीजिए जरा, विकास कितना हुआ है बीजेपी? अच्छा, एक काम कीजिए पूनम जी, प्रियंका जी कह रही है, चलिए विकास पे बात कर लेते हैं। आप बता दीजिए बिहार में कितना विकास हुआ है, जरा बता दीजिए प्रियंका जी को। ये बताएंगे, ये हम बताते हैं। नहीं, आप ही बिहार बताइए। में क्या विकास इनको दिखाई नहीं देता है? बिहार में रोड, इनकी जो महागठबंधन की जो सरकारें थी ना, रोड नहीं थे। आज जिस रोड पर चढ़ करके मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे थे, उस समय बिहार की स्थिति क्या थी ये शायद भूल जाएंगे। और चमचमाती रातों में जाकर के ये लोग पार्टी करते हैं, शायद ये भूल जाएंगे कि इनकी सरकार में लालटेन हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी। आज महिलाएं जो शाम को, आज हम रात भर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकलते हैं, 5 बजे शाम के बाद बिहार की महिलाएं यही निकलती थी। इनको विकास नहीं दिखाई देगा। जो रोजगार, जो योजनाएं बिहार की सरकार ने 35% महिलाओं को जो आरक्षण देने का काम किया है, चाहे हम संसद की बात करें, चाहे सरकारी नौकरी में प्रोविजन नीति लागू करने का काम किया है, शायद ये बिहार के विकास की बात तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी सरकार में विकास नाम पे इनके माँ बहनों का विकास होता था। किसी को सम्मान नहीं दिया जाता था। कोई राजनीतिक यदि पद लेना है तो पहले राहुल गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद ये लोग प्रियंका वाड्रा जी को ला करके सम्मान देने का काम करें। ये महिलाओं की बात करते हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि इनके पार्टी में पहले अपने परिवार का भला हो जाए, इसके बाद किसी कार्यकर्ता का होगा, वो भी नहीं हो सकता है। ये विकास की बात शोभा नहीं देती। और बिहार की सरकार, चाहे हम एनडीए की बात करें, तो हम महिलाओं को जब पहली बार बिहार में सरकार बनी तो 50% पंचायतों में आरक्षण देकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम किए। बिहार के मुखिया राबड़ी देवी जी हुआ करती थी, जो कभी महिलाओं के नाम पर कोई योजनाएं नहीं लाए, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। चाहे देश की बात करें, ये इनकी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, इतनी महिलाओं को ये लोग सम्मान देने का काम किए हैं।
लेकिन जब एनडीए की सरकार है तो 33% आरक्षण पास बिल जो पास किया गया माननीय नरेंद्र मोदी अब रिपीट हो रहा है। सम्मान प्रियंका देने जी का काम बता किया दिया है। उन्होंने, तो महिलाओं को विकास पंचायत में नहीं। 50% सुनिए, आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, पुलिया, सड़क, बिजली, रोजगार, तमाम सारी चीजें यहां पर बिहार की सरकार ने देने की कोशिश की है 20 साल में। अब आप बताइए। देखिए मनोज जी भाई, एक चीज इनसे ये बता दीजिए, रोज 8 हत्या, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध, 55 महिलाओं पर अपराध, 28 महिलाओं का अपहरण, 2 बलात्कार और 17 बच्चों का अपहरण, ये एवरेज निकाला गया है, ये रोज प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा है। आप बताइए, एक बच्ची बलात्कार पीड़िता थी, उसको इलाज नहीं मिल पाया था, ये तो हालत है आपके बिहार की। और बंगाल आप में कह कितनी रही हैं कि महिलाओं को आपने अपहरण चमचमाती हत्या रोडे, की अरे सरकार भाई हो वो रहे। चमचमाते उसमें जो बोलिए पुल ना। बनाए थे, नहीं, आप उसमें वो जब बोलिए, दर्जनों बंगाल में धस जाके गए बोलिए। तब तो आपको दिखा नहीं। अरे बंगाल में चमचमाते प्रियंका जी पुल की जो सरकार आपने नहीं है ना, भ्रष्टाचार बंगाल में की ममता गेट बनर्जी की चढ़वा सरकार है। ये क्या बोलते हैं? छोड़िए ना, महागठबंधन लोग है ना, ये बताए ना क्या कर रहे थे। ये क्यों गठबंधन में है? जब ऐसी सरकारों से लेना देना नहीं तो गठबंधन बनाकर क्यों रखे? जब इतनी ही महिला की चिंता होती है तो 70,000 महिला करोड़ कहाँ है मैडम? कहाँ दबा के बैठी हुई हैं आप लोग? सम्मान की अधिकार 70,000 होती है, करोड़ उनको उसका कौन सम्मान देगा? होना चाहिए। आप बात करें हत्या नरसंहार की, 70,000 बिहार की करोड़ स्थिति का क्या हिसाब थी जब कौन कांग्रेस देगा? और जेडी की ये सरकार तो थी? कैट की महिलाओं रिपोर्ट को है, दिन दोपहर ये तो को उठा सरकार लिया की जाता रिपोर्ट था। है ये कि आप बात 70,000 करोड़ का हिसाब नरसंहार नहीं दे हुआ पा रहे। करते थे, आज एक भी उसके बाद नरसंहार बिहार में नहीं हुआ पूरी है। तरीके ना से डॉक्टर चरम का पे है। अपहरण होता है, जो ना पुल हत्या आप होती है। बनाते नहीं जितने, उससे ज्यादा गिर जाते हैं। दरभंगा अरे में आप- आपने एम्स को, जिसको ढूंढ रहे हैं लोग, चीनी मिल जो है, अरे जिसकी चीनी की चाय पीनी थी, वो चीनी मिल ही बेच के खा गए आप लोग। एक अरे भाई, बंद आप लोगों किसने के अंदर कराया? तो कतई लालू शर्म नाम और की चीज राकेश नहीं है। कांड की फैक्ट्री आप बात लगाएंगे शर्म गुजरात कीजिए में ना। और जितने उसके बिहार बाद में उद्योग यहाँ वोट भर्तियां लेंगे, जो तो हुए थे, सबको सब थोड़ी ना है कि आपको कोई यहाँ की जनता वोट दे देगी। अब आप बताइए कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार कब होता है? जब उनके जवान बच्चे पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। और आप ये बताइए कि जब मजदूरों जितने भी हमारे कोरोना के टाइम बिहार जब में मजदूर अपने घर फैक्ट्रियां वापस आ हुआ रहे थे, तो करती थी, आपने आपकी किसी की मदद सरकार नहीं की। विपक्ष ने, बंद करा दी सत्ता जाती पक्ष है। ने बताया कि बिहार में क्या हुआ है। प्रियंका जी बता रही हैं, कांग्रेस बता रही है कि भाई बिहार में कुछ नहीं हुआ, आपराधिक रिकॉर्ड दे लिया। हाल के दिनों में जिस तरीके से गोलियों की आवाज आ रही थी, मैं राजबिहारी जी के पास चलूंगा। राजबिहारी जी, करीब करीब 20 साल की सरकार हो गई, थोड़ा तेजस्वी का समय निकाल दीजिए क्योंकि चचा उनके साथ चले गए थे। एक तो बिहार में संकट ही है ना कि चचा किसके साथ चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर 20 साल का एक कार्यकाल देखें तो बिहार के विकास की बात कर रही हैं प्रियंका जी। आप मानते हैं बिहार में विकास हुआ है? बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है? बिहार में बेहतर सड़कें हैं, बेहतर बिजली है, पंचायतों की स्थिति बेहतर है, स्कूलों की स्थिति बेहतर है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है? क्या वाकई बिहार में जितना पैसा गया है उतना विकास बिहार में हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर पलायन आज भी उतनी गति के साथ क्यों हो रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार में विकास तो हुआ है। ख़ास तौर पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, स्कूल हॉस्पिटल भी बने हैं, रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से गांवों का विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी बात ये भी है कि इसका भी, जैसे आप अभी कह रहे थे कि चचा किस तरफ चले जाएंगे, उसका भी विकास पर असर पड़ा। मुझे ध्यान है जब 2015 के चुनाव हो रहे थे तो कहीं चर्चा में आया था कि हम लोग तो बिहार में फैक्ट्री लगाने जा रहे थे, लेकिन अब लालू के नीतीश के साथ जाने के बाद हमने ये फैक्ट्री लगाने का विचार त्याग दिया है। तो उसका असर तो पड़ता है कि जिस तरह से बिहार में जंगल राज कायम था उस पर भी रोक लगी है। लेकिन भ्रष्टाचार पर जिस तरह से रोक लगनी चाहिए थी, अभी उस तरह से हम ये मान नहीं सकते कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगी है, क्योंकि बिहार की राजनीति अभी भी जातिवाद की राजनीति से बाहर नहीं उभर कर आ पाई है। अभी भी बिहार में जातिवाद की राजनीति चल रही है, उसी तरह के नारे चल रहे हैं। पूरा विधानसभा चुनाव भी उसी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। ये अलग बात है कि कांग्रेस और आरजेडी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया था, वो नारा अपना दम दिखाता। उससे ही पहले ये जो गाली गलौज हुई है, ये एकदम जो असर होने वाला था वो रुक गया। कि ये सब मान रहे थे कि भाजपा या जेडीयू जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस तरह से कांग्रेस का और आरजेडी का विरोध नहीं कर पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देने का मुद्दा, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का मुद्दा इतनी तेजी से व्यापक
प्रतिक्रिया होगी, ये भी यहाँ कांग्रेस एक ने अंदाजा सवाल नहीं लगाया हुआ है। राजबिहारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एसआईआर पर चर्चा चल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये सिर्फ चर्चा हो रही है, जमीन पर उतना असर नहीं है। जिस तरीके से सरकार 20 साल से है, वहां पर अभी हाल में आपराधिक घटनाएं हुई, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। बिहार में शराबबंदी है, शराब सरकार वहां पर बिकने नहीं देती है, लेकिन आप ऑर्डर करो, आपको तुरंत आपके घर पर शराब की बोतल आ जाती है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन एक गाली क्या इतना बड़ा असर करेगी कि वो पूरे बिहार की दशा और दिशा को, चुनावी दिशा को बदल देगी? देखिए बिहार की या जनता सिर्फ में एक ये हवा है ऊपर की? देखिए बिहार की जनता के जो मुद्दे हैं वो तो मुद्दे आज भी हैं। हाँ। पलायन भी बड़ा मुद्दा है, गरीबी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, और खास और तौर जाति पे एक बड़ा मुद्दा है। और जाति बड़ा मुद्दा, और खास तौर पे जो शराबबंदी वाला भ्रष्टाचार है वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार की जनता चाहती है कि शराबबंदी ना हो, जैसे पहले था वैसा हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी जिद नहीं, शराबबंदी तो हम लागू करेंगे, इससे हमें महिलाओं का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन हाँ देखिए इतना जरूर है कि राहुल और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के मुद्दे छोड़कर जब एसआईआर का मुद्दा उठाया, जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो वो बाकी सब मुद्दे पीछे छोड़ दिए उन्होंने भ्रष्टाचार पीछे छोड़ दिया, उन्होंने विकास का मुद्दा पीछे छोड़ दिया, उन्होंने पलायन का, बेरोजगारी का मुद्दा पीछे छोड़ दिया। उनको लगा कि वोट चोरी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो जनता का मुद्दा नहीं था, वो तो राजद और कांग्रेस का अपना मुद्दा था कि वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी अगर हो रही है तो जनता की वोट चोरी हो रही है ना। जनता को पता है हम किसको वोट डाल के आए हैं, और जिसको वोट डाला है वो हारा है या जीता है, ये भी जनता को पता है। और 65 लाख नाम काट दोगे तो 65 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है। नहीं देखिए अब एक बड़ी वजह इसमें यह भी है कि बिहार के बहुत सारे लोगों के नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में भी थे। लेकिन अब जिस तरह से नई तकनीक आई है, अगर आपका 2 जगह वोटर आईडी कार्ड है तो आप पकड़े जाएंगे। हाँ, विजय शर्मा का भी है, अगर कुछ लोग आपका कह रहे हैं राहुल गांधी का भी है। अगर आपका दो जगह ड्राइविंग लाइसेंस है तो पकड़े जाएंगे। अगर आपका 1 से ज्यादा पैन कार्ड है तो वो भी पकड़े जाएंगे। अब तो छोटी चीजें तकनीक के कारण बहुत जल्दी पकड़ में आती है। तो हमारी बहुत जानकारी में कि बहुत से लोग हैं रहते दिल्ली में ही वोट है, बहुत से लोग हैं बिहार में रहते हैं, वहाँ भी वोट जब हम देखते हैं जब वोट देने का मौसम आता है तो वोट देने भी जाते हैं। लेकिन अब नई तकनीक के कारण सब पकड़ में आ रहे हैं, तो इस कारण बड़ी संख्या में लोगों ने नाम काटने के लिए भी आवेदन किए हैं, लोगों ने नाम भी कटवाए। मान लो हम जिस तरह से दिल्ली से हम उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए, हमारा पहले दिन काम था कि हमने अपना वोटर आईडी कार्ड या जो भी हमारे वो थे हमने बंद करवाए। तो ये वोटर का भी काम होता है कि वो जहाँ भी जाता है उसे एक सूचना देनी पड़ती है जो कानूनन अनिवार्य होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं देते कि क्या होगा, देखा जाएगा, 2 जगह वोट पड़ी। तो डरने लगे ना राजबिहारी जी, डरने लगे। जैसे नेताओं के वोटर आईडी कार्ड, अभी देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय जी के वोटर आईडी कार्ड 2 लेकर आ गए। अब हम चर्चा कर रहे हैं, कोई भरोसा थोड़ी है प्रियंका जी लेकर आ जाए, बोले मनोज जी देखिए आपका दिल्ली का भी है और दूसरी जगह का भी है, तो आदमी को थोड़ा संभल कर भी चलना पड़ रहा है। लेकिन प्रियंका जी, ये तमाम बातों के साथ साथ क्या आपको लगता है कि जिसका जिक्र राजबिहारी कर रहे हैं कि जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, जो मुद्दा विपक्षी गठबंधन ने उठाया, महागठबंधन ने उठाया, एसआईआर का मुद्दा, वो असर करेगा? और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो ज्यादा असर नहीं करेगा, जबकि वो मान रहे हैं कि यह असर बहुत ज्यादा करने वाला बिहार में? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, तो कोई मुद्दा, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, जमीन विवाद को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर मुद्दा, मुद्दे पूरी तरीके से उठते हैं और उसके बाद उनका दमन कर दिया जाता है। इसलिए उनका दमन कर दिया जाता है क्योंकि वोट तो चोरी की जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सबसे पहले वोट चोरी को रोका जाए। जब आप महाराष्ट्र में पकड़े गए तब आपने क्या किया? तब आपने एक एसआईआर प्रक्रिया जो शुद्धिकरण का नाम लेकर किया, वो पूरी तरीके से जो वोट चोरी हो रही थी उसको लीगलाइज करने का काम किया। आपने लगातार ऐसे लोगों को, जिंदा लोगों के वोट काटे जो मरे हुए थे। और आप ये बताइए कि डबल वोटिंग अगर इतनी ज्यादा है, डबल वोटर आईडी कार्ड इतने ज्यादा हैं, तब तो फिर सरकारें ही बर्खास्त हो जानी चाहिए। उसी वोटर आईडी कार्ड से पड़े हुए वोटों के आधार पर 2025 की सरकार चल रही है, नीतीश जी की सरकार चल रही है।
और आपको अचानक से कैसे याद आता है कि क्योंकि जब रैलियों में भीड़ कम नजर आने लगी भारतीय जनता पार्टी को, लगातार तिरस्कार जो है इनके नेताओं को रैलियों में दौड़ा दौड़ा के सोचिए जो है भगाया गया, तो अब स्थिति ये आ गई है, तो ये समझ में आ गया कि भाई ऐसे तो हम जीतने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए और वोट चोरी की जाए। आप बताइए, 2-2, 3-3, 4-4 नहीं बल्कि 9-9 100 वोटर आईडी कार्ड जो है वोट बनाए गए हैं एक एक घर में। तो ये क्या है? और ये हो रहा है चुनाव आयोग की नाक के नीचे। चुनाव आयोग को लगातार हम पूरी तरीके से कंप्लेन देते रहे, पर चुनाव आयोग अंत तक यही कहता रहा, हमें तो एक भी कंप्लेन नहीं मिली। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश से लगभग 18,000 एफिडेविट दिए गए, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं, उसमें 7 से 8 एफिडेविट पे काम किया गया। तो आखिर चुनाव आयोग ये बताए ना कि ये 0-0 एड्रेस क्यों है? आखिर ये माँ बाप का नाम, जो माँ की गाली अभी कह रहे थे, किसी की माँ का नाम जो है माता जी या मदर कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, आप तो माँ के नाम का ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर भी तो ये सवाल उठना चाहिए कि आप किसी के पिताजी का नाम AWZ कर सकते हैं, आप किसी माता का नाम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप किसी के घर के एड्रेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ही कल्प्रिट हैं। और आप ये बताइए कि एक एक एड्रेस पर 200, 250, 400, 900 कैसे लोग रह सकते हैं एक एक मकान के एड्रेस पर? तो ये सब फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग लीगलाइज रूप में कर रहा है। और जब राहुल तो गांधी आप जी ने मानती प्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस आप के मानती हैं माध्यम कि से आप जो SIR का एटम मुद्दा बम उठा रहे फोड़ा, थे, देश के तो प्रधानमंत्री पूरे नरेंद्र मोदी देश ने में अपने भाषण में जिस संसद तरीके से से लेकर भावनात्मक सड़क तक अपील वोट की है, चोर गद्दी चोर SIR का के नारा मुद्दे चल रहा पर है। वो अपील भारी पड़ेगी। मां की गाली का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, NDA बिहार बंद की बात कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि SIR का मुद्दा फीका पड़ जाएगा? देखिए, कर्नाटक में भी इन्होंने क्या किया था, गाली को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, पर हुआ क्या? वहां मुद्दा क्या बना? वहां 40% कमीशन की जो सरकार चल रही थी, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। वही हाल यहाँ पर होने वाला है। भाजपाई जो है पूरी तरीके से डर चुके हैं, उनके पास यहां आज भी कमीशन का किसी भी खेला है तरीके क्या? का कोई जी। यहां भी कमीशन का खेला है? अरे तुम्हें देख लीजिए ना, 71,000 करोड़ का लमसम जो डेटा खुद कैग की रिपोर्ट रखती है, उसका भी नहीं दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो सबके ही साफ दिख रहा है। अब इनके नेताओं मंत्रियों को अगर गांव से भगा दिया जा रहा है, रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब ये है कि आप बताइए, एक बच्ची स्कूल के लिए लेकर कितनी वायरल हुई थी, वो एक स्कूल की छत के लिए कितना दुखी थी। स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किसकी नाक के नीचे हो रहा है? पूनम जी, शराब बंद 20 तो साल की कराओ, सरकार, पहले 20 पे साल कहीं की नहीं खरीद सरकार सकते। हिंदुस्तान की जनता में एक चीज है कि कभी कभी बोर हो जाती है वो। तो 20 साल की सरकार, 20 साल की सरकार में अब तो नीतीश जी भी मतलब कभी कभी जाना कहीं होते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तो इस तरह की चर्चा भी चल रही है। तो ऐसे में एक नेतृत्व का संकट भी है, और ऐसे में इस नेतृत्व के संकट में प्रधानमंत्री जी की भावनात्मक अपील करना और 20 साल के सरकार की जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दरकिनार करना, आपको लगता है असर कर पाएगा? देखिए मनोज जी, ये हमारी जो बहन कह रहे हैं कि वोट चोर, शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी सरकारों में वोट चोर की तो बात बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। इनके एक भी नाम जो बोले थे वो सही नहीं है, गलत है। ये जो कह रही है कि SIR ने जो 0-0 एड्रेस दिया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से बताया था कि 0-0 जो एड्रेस दिया गया ऐसे लोगों का है जो कहीं झोपड़ी लगा करके रह रहे हैं, वैसे लोगों को 0 दिया गया। सबको घर मिलने वाला था मैडम, आप तो प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के उन्हीं का अपमान कर रही हैं पीछे। ये जो पीछे प्रधानमंत्री जी की फोटो 4 लगी है ना, करोड़ लोगों कम को से कम आवाज उसका तो दिए हैं। अपमान आप करिए। कौन है? 2022 4 करोड़ हर लोगों व्यक्ति को को आवाज घर दिए हैं। मिलेगा। क्या अभी आपको घर 0-0 दिखाई आ रहे नहीं हैं दे भाई, रहे नीलू आपको? अंडा, ये क्या मिलेगा तो अंडा महिलाओं से सबको। पूछिए जो आज अंडा हर दिया आपने महिला सबको। चूल्हे पे अरे खाना भाई, बना रही है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कम से कम उसी पे बेटी रही है। आपको आप विकास तो नहीं उनको भी यहाँ दिखाई, बैठ के आपको झूठा क्या बना दिखाई रही है। देगा? आपकी क्या 0 सरकार में अंडे क्या दे दिए? क्या घर के नाम पे 0 अंडे बांटे हैं क्या आपने? वो फर्स्ट प्रधानमंत्री घोटाले आवास हुए थे, योजना की जी बदनामी कर रही घोटाले है हुए बैठकर थे, आप यहाँ पूनम जी। घोटाले हुए थे। आखिर आपको तो विकास यही नहीं कैसे दिखाएगा? प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं आपको? आपको वही तो अपमान विकास ना दिखाई करिए देगा। भाई, आप लोग तो बैठ के अपनी पार्टी में अपने नेता का अपमान करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार आप कह रहे हैं कि सरकारें थक जाती है, नहीं, ये आपके कार्यकाल में सरकारें थक जाती थी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाना पड़ा तो जितने भी राज्यों में सरकारें थी उनको थक जाती थी तो आप क्या करती थी? खत्म कर दिया था। आप लोग को तो न कानून पर भरोसा है, न किसी संविधान पर भरोसा है। आप लोग वोट चोरी आपको के तो बड़ा बाद भरोसा था, तब तो प्रस्तावना लिखे जाते थे, बताना तब तो दीजिए बैठ कि के प्रेस 21 कॉन्फ्रेंस राज्यों की में जाती हमारी थी एनडीए चुनाव की आयोग के सरकार है। खिलाफ। यदि आप अब वोट आप चोरी लोग करते दूध के धुले हो गए।
अब शर्म कीजिए। आप यूपी में जीतिएगा तो कहिएगा, आप महाराष्ट्र में जीतते रहे तो कहते हैं कि हमारी सरकार आपको मैं लिख के दे दूं, बनारस की सीट में आप 7 राउंड तक हार कर्नाटक रहे में थे, जीतिएगा तो फिर कहिएगा कि आपने नहीं उसका जीतिए। ये जो अपडेशन है बंद ना, कर सही दिए है कि और बात जीत आप घोषित कर सुन दिए। लीजिए ना। यूपी का आप डाटा दे जीतिए, दीजिए, वहाँ आपका सारी दूध चीजें का ठीक दूध हो और पानी जाती का है। पानी कर देंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जी हारती है हार तो चुके कहते थे। हैं कि जो ये SIR वोट चोरी हो रहा चोरी है। की सरकार शर्म है, कीजिए, आप ये जीते वोट तो चोरी की बढ़िया और यूपी की हार सीट गए तो है। आप लिख इल्जाम के रख लगा लीजिए, सकते हैं इसको भी पुलिस साबित पर। कर देंगे हम। शर्म और इसके कीजिए, बाद आप आ क्या रहा वोट है चोरी की बात करती है? हाइड्रोजन बम। आप लोग ये इंतजार सरकार आज करिए, बता दीजिए कि देश इंतजार में करिए, हमारी जो हाइड्रोजन सरकारें बम चल फूटने रही वाला है। किसी के ऊपर और कोई उसके आरोप बाद नहीं लगा है, आप किसी लोग अपना घोटाले से शकल नहीं आरोप दिखा लगा पाएंगे है। चैनल पे बैठ के। लेकिन शकल तो आप नहीं दिखाए, शकल आप लोग तो इतने बेशर्म हो गए कि इतने हम सारे लोग तो घोटाले दिखाते रहेंगे, आपकी ये शकल नहीं अब दिखेगी जनता के चैनल पे। पास जाके झूठ बोलने का काम करते हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। घोटाले पर घोटाले सरकार में रहती है तो घोटाले कहते हैं आप इसके करें, बाद शर्म हम करें, शर्म मलाई वही आप तो खाएं, शर्म हम करें। बिहार के लोगों का जो अनाज खा जाए आप, शर्म हम करें। तो सुधार नहीं ले, शर्म हम करें। राज बिहारी जी, एक स्कूल चीज नहीं बनवा बताइए, पाए, शर्म हम करें। ये जो बहस चल रही है SIR बनाम मां की गाली, क्या बिहार का चुनाव, हालांकि अभी तो समय है, लेकिन क्या बिहार का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा या सतही मुद्दे पर निकल कर आएगा, विकास के मुद्दे पर निकल कर आएगा? कैबिनेट की आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में तमाम सारी घोषणाओं का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, मानदेय बढ़ाया गया, नौकरियों की बात की गई, स्कूलों की बात की गई, नए स्कूल भवन बनाने की बात की गई। तो क्या जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित चुनाव होता है, क्या उस पर बिहार का चुनाव आएगा या बिहार का चुनाव SIR बनाम मां की गाली बनाम OBC जो जनगणना है वहीं तक आकर टिक जाएगा? देखिए, बिहार का चुनाव अभी तो ठीक है, SIR या गाली गलौज पे चल रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो सबसे पहले तो दोनों ही गठबंधनों में टिकटों की मारामारी होगी, किसको ज़्यादा टिकटें मिलेंगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि NDA ने कोई फार्मूला बना लिया है, लेकिन अभी महागठबंधन कुछ तय नहीं कर पाया है। बिहार के राजनेताओं का तो कुछ भरोसा ही नहीं है ना। उसके दूसरा- बाद जो है दूसरा मांझी ये कहाँ है- चले जाएं, पासवान के बेटे कहाँ चले जाएं, कुछ भी कहा जा सकता है, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले दूसरा जाएं या ये फिर है कि मुकेश सहनी मुद्दे- कहाँ चले जाएं। जब चुनाव आएगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो ये जो मुद्दे हैं SIR या वोट चोरी, ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा। बिहार के असली मुद्दे ही सामने आएंगे, जिसमें बिहार, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, ये घोषणाएं पहले करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर से घोषणाएं हुई हैं। अगर पहले से करते तो ज़्यादा फायदा होता। अब जैसे उन्होंने अभी कुछ समय पहले उद्योगों के लिए घोषणा की, भाई हम उद्योग लगाएंगे, कि कृषि के लिए घोषणा की, पत्रकारों के लिए भी उन्होंने घोषणा की। इसी तरह धीरे धीरे हर वर्ग के लिए घोषणा करते जा रहे हैं। मुझे लगता है घोषणा अगर 1 साल पहले की जाती तो ज़्यादा अच्छा असर आता। लेकिन ये सही है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बनेगा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनेगा, और पलायन और बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगा, जो अभी दल इस बात की बात नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे मुद्दा आएगा। दूसरा सबसे बड़ा है मुद्दा, जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो चुनाव में ज़्यादा असर डालेंगे। जैसे कहीं पर पुल नहीं है, कहीं पर स्कूल कॉलेज नहीं बने हैं, कहीं पर हॉस्पिटल नहीं है, या कहीं पर मूलभूत जो सुविधाएं की जो कमी है वो भी वहाँ पर चुनाव में मुद्दा बनती है, और इस बार भी मुद्दा बनेंगी। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अगर आप देखेंगे ना, जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र की या जो आंचलिक जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि ये मुद्दा बनेगा, यहाँ ये मुद्दा रहा है। तो मुद्दा तो बनेगा, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, टिकटों की उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, तब असली मुद्दे सामने निकल आएंगे कि बिहार का चुनाव इस मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बिहार का चुनाव इस मुद्दे पर। प्रियंका जी, एक M/by फैक्टर होता है निश्चित तौर पर, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, तो M/by फैक्टर में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर RJD हो, ये इनका वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस जुड़ जाती है तो दलित वोट बैंक भी आ जाता है, थोड़ा सा कुछ और वोट बैंक जाता है। ये जो मंच था जहाँ से गाली दी गई, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग का एक व्यक्ति गाली देकर आ गया। अब इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही, चूंकि बीजेपी बहुसंख्यक की राजनीति करती है और बहुसंख्यक की राजनीति करके वो मान के चलती है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं देगा, इसलिए देखिए चिंता भी नहीं है। केंद्र सरकार की इतनी बड़ी कैबिनेट में एक भी अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री नहीं है।
तो एक मुद्दा यह भी हो सकता है, तो जो एम्बाय फैक्टर है उस एम्बाय फैक्टर को कम से कम चिन्हित कर कर बताकर लोगों को महसूस कराकर कि भाई कम से कम अल्प जो बहुसंख्यक वोट है उसी के इर्द गिर्द राजनीति पर चला जाए, तो हो सकता है कि बिहार में बड़ी सफलता मिल जाए। 2025 के चुनाव ने पूरा ये फैक्ट जो एमवाई का आप बता रहे हैं ये पूरा पलट कर रख दिया। आप बताइए कि अयोध्या में तो कोई उम्मीद नहीं थी, अयोध्या में कैसे जीत गए हम लोग। आप ये बताइए कि किस तरीके से जो चुनाव हुआ यूपी में, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी वहां पर बीजेपी जीत गई। तो ये तो अब फैक्टर पूरी तरीके से पलट चुका है कि अब ऐसा कोई एमवाई फैक्टर भी है। आपको ये समझना होगा कि पूरी तरीके से अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई हिंदू नहीं, कोई एमवाई फैक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता। प्रियंका जी, असल में एक फैक्टर और होता है, वो फैक्टर होता है बीजेपी वर्सेस बीजेपी। ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और किस तरीके से खेल हुआ। तो एमवाई फैक्टर के साथ साथ जब बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया तो वहां पर आप जीत गए और लोकसभा में भारी भरकम समाजवादी पार्टी को जीत मिल गई। हुई है, बता दें कि क्या क्या फैक्टर था। लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि देखिए पूरी तरीके से अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता कोई फैक्टर नहीं देखती है। जनता सिर्फ ये देखती है कि सरकार अगर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है बैठकर, सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोच रही है, अपने बच्चों का भला सोच रही है, तो इस बार किसी तरीके का कोई दामाद जो इन्होंने आयोग बनाया था वो पूरा देखिए किस तरीके से फेमस हुआ। तो मैं समझती हूँ कि इस बार जनता, और बिहार की जनता तो वास्तव में कहूंगी मैं बहुत समझदार है। वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि उसका भला कहाँ होना है, किस तरीके से यहाँ पर बंदरबाट की जा रही है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो योजनाएं हो। धरातल पर कुछ नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे जो है सपने दिखाए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया जो धरातल पर आते आते कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। बाढ़ की अभी भी वही स्थिति है, लोग अभी भी बाढ़ ग्रसित हैं। बाढ़ ग्रसित इलाकों में सरकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो कुछ नहीं थी। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। बड़े बड़े वादे शाह जी ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, पर क्या निकला। आपने कहा मेडिकल सीट्स बढ़ा देंगे, कहाँ है वो मेडिकल सीट। आपने एम्स की बातें की, आपने कई तरीके की बातें की जो सब झूठी नजर है। तो अब ये समझ चुकी इस देश की जनता कि इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। अभी यहाँ पर बैठ के 0-0 बता रही, 0-0 एक्सप्लेन कर रही थी। अरे भाई 2022 में आपने मंच से कहा कि हर हिंदुस्तानी के पास अपना घर होगा, कहाँ है वो घर। घर और नल और जल सब भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया। आप बताइए इनकी जो योजना चलती है जिसमें इलाज का होता है वो भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिखता है। हर जगह तो हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। बहुत गौर से सुन रही है पूनम जी, जवाब देने की तैयारी में है। हाँ पूनम जी दे दीजिए जवाब। देखिए भ्रष्टाचार की जवाब होते ना तो माँ और माँ की गाली और सारे मुद्दों पर बात सुनिए ना, सुनती तो है नहीं। इन्हीं के नेता कहते थे ना कि जो हम 100 रुपया डालते हैं तो 80 रुपए जनता के बीच जाती है। जनधन योजना मैडम जी ने लाया तो डायरेक्ट उनके खाता में 100 रुपया डाला जाता है तो 100 रुपया पहुंचता है। कहाँ बिचौलिए, बिचौलिए को खत्म किसी ने किया तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की करोड़ का हिसाब नहीं है मैडम, कैसी बातें कर रही है। 100 रुपए और 200 रुपए और 40 रुपए पर बात करना भूल जाइए। अब तो बात 70,000 करोड़ की है, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज है। वो सबका हिसाब लेके जाइएगा मैडम। वो चीनी का मिल, वो चाय पियेंगे मोतिहारी की, वो बेच के कैसे खा गए आप लोग, और आप ही के नेता बेच के खा गए। ये तो नहीं पता पाएगा कि जब एनडीए की सरकार ने बिहार को 1.25 करोड़ का पैकेज देती है तो देंगे हम, समझ लीजिए आप। ये बिहार की जनता का हक है, किसी तरीके से चोरी नहीं हो पाएगा। और बिहार की जनता को चोरी करने की कोशिश भी ना करिएगा। समझदार है बिहार की जनता, अच्छे से समझती है। और इस बार आपको बता देगी कि क्या झूठ है, क्या सच है और कौन चोर है। घोटाला की है। जो महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो रही है, रोजगार कर रही है, जो अपने व्यवसाय को बढ़ा रही है, आज हमारे युवा भाई जो बेरोजगार कर रहे हैं, क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी जब आदमी नहीं घर में। आपको दिखाई नहीं दे रहे ना। हस्बैंड पूरी तरीके से बाहर, बच्चा जवान हो तो बच्चा बाहर। अरे भैया आत्मनिर्भर मजबूरी बना देती है उनको, शौक नहीं है उनका आत्मनिर्भर बनने का, मजबूरी बना रही है उनको, क्योंकि हर काम उन्हें खुद करना पड़ेगा। घर के मर्द की भूमिका उनको खुद निभानी पड़ती है, क्योंकि उनका पति नहीं होता, उनके घर में मजदूरी करने के लिए जाता है। उनका बेटा घर में नहीं होता, वो मजदूरी करने के लिए जाता है। आप लोग मजदूरी नहीं बना रहे, आप उसको मजबूर बना देते हैं कि वो मजबूर बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ नहीं किया आपने इस बिहार के लिए। 20 साल में ठगा है आपने बिहार की जनता को। करेगी राहुल गांधी की बिहार में करनी पड़ रही है, लीगलाइज करनी पड़ रही है, चुनाव आयोग के साथ है ना, जब नहीं करनी पड़ती ना आपको ये सब काम। यहाँ बैठे गाली गाली कर रही है, गाली पर वोट खाएंगी आप, गाली पर वोट मिलेगा आपको, चुनाव हार जाते मिलेगा आपको गाली पर वोट।
दिया नहीं था तब कीजिए। कर्नाटक में आपको किसी ने वोट? किसने वोट किया? कोई कौन चोरी कार्यवाही में किया? वोट नहीं मिलने वाला है। कौन चोरी किया? आप कौन बताइए है? उस जनता समय को आपने क्या किया, उस पर वोट मिलेगा ईवीएम आपको। खराब है। कर्नाटक लोग में क्यों नहीं गिरा पा बोली कि रही है। ईवीएम खराब है? आपको बोलना चाहिए था। झारखंड में बोली होती कि ईवीएम खराब है, इसमें तो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ सरकार आपकी बन गई थी। लेकिन जहाँ आप भैया, आती है वहाँ ईवीएम का सवाल उठाती हैं। नहीं, अरे 2014 कुछ के तो पहले तो शर्म सब सही था। कीजिए। तब तो कुछ भी बोल के चले जाते थे आप लोग। अरे शर्म कीजिए। 2014 के पहले कभी कहा सरकार, नहीं है। अच्छा आप बता दीजिए, आप इस चैनल के माध्यम से पूछते हैं, हमारी 3 टर्म से केंद्र में सरकार है और बिहार में, बताइए किसी नेता पर किसी घोटाले का आरोप लगा, वो बता दीजिए। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब आपकी सरकारें आती है ना तब तक घोटाले हुए हैं और सारे घोटालों का हमने विवरण दे दिया है। आप इस चीज को तो बयान नहीं कर पाइएगा। ये अभी रेट पड़ी थी 2-2 करोड़ रुपए, कहाँ से निकल रहे थे मैडम? और बिहार में किसी के ऊपर घोटाले का आरोप नहीं है। सारे तो जितने भी नेता हैं सब तो दागी हैं आपके। उसके बाद कह अरे रही है कि सब घोटाले बता नहीं। दिया, आपके अरे जेल भाई, पर है। भ्रष्टाचार के जेल पर आरोप, कितना मर्डर के भ्रष्टाचार? आरोप, सब तो आरोप लगे हुए हैं। अब आप दूध की धुली हो ये गई। बड़ा रोचक एक स्टेटमेंट है राज बिहारी जी। जैसा कि पूनम जी भी बोल रही हैं कि देखिए केंद्र में हमारी सरकार है, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, बिहार में हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हो तो बता दें। नहीं देखिए, बात तो सही है कि केंद्र सरकार में, बिहार का तो मैं नहीं दावा कर सका, लेकिन केंद्र सरकार में आज तक किसी भी मंत्री पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। और अगर किसी पर कोई आरोप लगे भी होते तो हटाए जाते। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भ्रष्टाचार पर केंद्रीय स्तर पर तो रोक लगी है। हमने भी देखा है, जिस तरह से पहले सत्ता के गलियारों में कुछ दलाल घूमते रहते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लगी है। और कई मामलों में शिकायत मिलने पे कार्रवाई भी की गई है। ये बात केंद्र सरकार पे तो लागू होती है, लेकिन बिहार के मामले में हम इसे ये नहीं कह सकते। मैंने जैसे पहले भी कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पाई है। सुन लीजिए पूनम जी, राज बिहारी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी है बिहार में। कोई सबूत तो पेश किया जाए। जब हमारे भाई साहब को लग रहा है तो कोई सबूत ला करके दिया जाए। आप सबूत दे दो किसी मंत्री के खिलाफ, पूनम जी टर्मिनेट कर देंगे। उसमें कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो वॉशिंग कोई मशीन, नेता या पूनम मंत्री जी, लगे तो जो उनको वॉशिंग मशीन लगा रखी है सबको तो साफ कर लेते हैं आप लोग। भ्रष्टाचार धुल लेते हैं, फिर कहते हैं अरे वही दाग अच्छे वॉशिंग हैं। मशीन आप भी यूज कर लिया कीजिए, किसने रोका है? यदि देखिए, आपको वॉशिंग मशीन पर इतना भरोसा है तो वॉशिंग मशीन यूज कर लिया नहीं क्या मैडम आपको? देखिए पूनम जी, बिहार में शराबबंदी का मसला जो है, इस्तेमाल करिए, आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि पूनम हमारे जी एक यहाँ छोटा सा बहुत उदाहरण ज्यादा देखिए, शराब को लेकर जो है आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को लपेट दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लपेट दिया, उनके बेटे को लपेट दिया। वहां पर सरकारी बिहार में लेकिन बिहार में 700-800 हजार करोड़ रुपए की शराब बिहार की सड़कों पर घूम रही है, लोगों को मिल रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप बताइए, कहां से आपके राज्य में शराब आ रही है? कहां से आकर वो स्विगी और पता नहीं तमाम जो कौन सी कंपनियां हैं वो आपके घर पर आकर पहुंचा दे रही हैं? जो व्यक्ति रहता है उसको जेल डाला जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसके लिए कानून भी बने हुए हैं। वैसे सारी चीजें प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। जो दोषी होते हैं उसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार नहीं कि दोषी रहते हुए उसको सुरक्षा दी जाती थी। ये एनडीए की सरकार है। यदि कोई दोषी है, कोई अपराधी है तो उसमें कार्रवाई की जाती है और जेल के अंदर जाता है। तो ये सरकार है, बिहार की सरकार, चाहे एनडीए की बात करें केंद्र में या बिहार में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, लेकिन इंतजार करेंगे कि इन्हीं मुद्दों पर, एसआईआर पर और मां की गाली पर ये चुनाव होगा या फिर चुनाव सतह पर जाएगा, जमीन पर जाएगा, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की जो परेशानी है वहां पर जाकर टिकेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी का, शुक्रिया मैं करूंगा पूनम जी का, शुक्रिया मैं करूंगा राज बिहारी जी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।